दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर। फ्रेंड, अभी तक हमारी इकोनॉमिक सीरीज चल रही थी जिसमें अभी हम हमारी हायाबुसा, जिसको मैंने बोला है, नाम दिया है, हमारी फंसी पड़ी थी कि अर्थव्यवस्था को नियंत्रण किस किस तरह से किया जाता है। हमने ये देखा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, समाजवादी क्या होती है। हमने ये समझा कि भाई मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है। फिर इसके बाद हमने ये समझा कि विकासशील अर्थव्यवस्था क्या होती है, विकसित अर्थव्यवस्था क्या होती है, पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था क्या होती है। हमने इस बेसिक पॉइंट्स को देखा। फिर उसके बाद हमने, अगर हम बात करें तो हमने ये चीज़ें देखी कि बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है, खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है। मैंने उसका व्यवहारिक पक्ष भी आपको समझाने की कोशिश करी कि एक व्यवहार में किस किस तरह से चीज़ें जो है बेसिकली हो सकती हैं। अब आज से जो टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक अगर हम बात करें, ये टॉपिक थोड़ा एक आधारभूत आपको जो है देगा। किसी भी टॉपिक को समझने से पहले जब आप लक्ष्मीकांत समझते हैं तो उसका एक आधारभूत जो होता है, उसका फंडामेंटल राइट होता है, आपका उसका डीपीएसपी होता है। तो उसी के जैसे इस इकोनॉमी को समझने के लिए आपको ये भी समझना पड़ेगा कि हमारे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या कहलाते हैं, यानी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी जिसको इंग्लिश में कहते हैं, वो क्या क्या हो सकते हैं। जब तक ये चीज़ें नहीं समझोगे, इसके हम व्यवहारिक पक्ष के तरफ भी चलेंगे कि आज के समय ट्रेंड क्या चल रहा है, वो भी चीज़ मैं आपको थोड़ा यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा कि आफ्टर कोविड क्या इम्पैक्ट पड़ा है, ये चीज़ें भी समझाने की कोशिश करूँगा। तो एक थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं, ताकि अगर इस यहाँ से क्वेश्चंस अगर कभी इन फ्यूचर में चाहे पीटी को लेके बने, चाहे मेंस को लेके बने, तो आप इन क्वेश्चंस को जो बहुत अच्छे से कर सकें। कहने का मतलब यहाँ पे यही है। तो उसी चीज़ को समझते हैं और उसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। देखो, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में देखें, अगर हम आधारभूत संरचना की तरफ बढ़ें, यानी कि आधारभूत डेफिनेशन की तरफ बढ़ें, तो हमें 3 तरह के क्षेत्र देखने को मिलते हैं, जिसमें हमारा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्टियरी सेक्टर, राइट। तो लेकिन इसको हिंदी में अगर हम बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र की तरफ हम चीज़ों को समझते हैं। एक तो ये, लेकिन अब आज के समय लेटेस्ट अगर हम बात करें 2010 के बाद से कुछ 2 डेफिनेशंस और भी निकल के आई, जिसको हम चतुर्थम और पंचमतम क्षेत्र भी आज के समय, जिस तरह से ऐप बेस्ड चीज़ें निकल रही हैं, जिस तरह से शेयर मार्केट की चीज़ें निकल रही हैं, तो कहीं ना कहीं चतुर्थ और पचम है, वो भी हमें चीज़ें जो है देखने को मिलती हैं। तो उसी चीज़ को एक करके डिस्कस करते हैं, क्या है, किस तरह से है, क्या रोल है, किस तरह से नहीं है, क्या क्रिटिकल एनालिसिस है, वो सारी की सारी चीज़ें अब जो है हम अच्छे से अगर हम बात करें तो डिस्कस यहाँ पे जो है करते हैं। देखो, पहला क्षेत्र आता है आपका प्राथमिक क्षेत्र। पहले इसी फिगर को समझने की कोशिश करना, मैं यहीं से सारी चीज़ें समझा दूंगा। देखो दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र होते हैं जो बेसिकली एग्रीकल्चर पे ज़्यादा डिपेंड रहते हैं, यानी कि कृषि और कृषि से संबंधित क्रियाएं। देखो, इस चीज़ को समझना, कृषि और कृषि से संबंधित गतिविधियां को जो है बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है प्राथमिक क्षेत्र के तौर पे समझा जाता है। ये जो मैं थ्योरी आपको पढ़ा रहा हूँ, ये ज्योग्राफी चैप्टर नंबर आई थिंक ये 1 होगा या 2 होगा, मुझे ध्यान नहीं है। ये ज्योग्राफी 8th क्लास की मैं आपको भी यहाँ पे समझा रहा हूँ, एनसीईआरटी। तो उस कंडीशन में हमें ये समझना पड़ेगा कि वह क्रियाएं, वह क्षेत्र जो कृषि से संबंधित हैं, कृषि या फिर कृषि से संबंधित क्षेत्र हों, उनको हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। जिसके अंदर एग्जाम्पल के तौर पर, जिसमें कृषि आ गया, एग्रीकल्चर करना, हमारे देश के किसान जो बैकबोन है हमारे देश की, अगर मैं आज भी बात करूं, क्योंकि किसान की वजह से हम खड़े हैं यहाँ पे। अगर किसान अनाज नहीं उगाएगा तो हम कहाँ जाएंगे, ये हमें भी नहीं पता। फिर वानिकी, फिर पशुपालन, मत्स्य पालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, खनन एंड उत्खनन। एक चीज यहां पे समझना, पीटी ओरिएंटेड आपको जो चीज को यहाँ पे स्ट्राइक आपको जो है देखने को मिलेगा, इस चीज को समझना दोस्तों कि यहां पर खनन और उत्खनन ये भी हमारा प्राथमिक क्रिया में आता है। ये आपको चीज जो है रिमाइंडर या फिर यहाँ पे आप एक स्टार या फिर एक नोट लगा लो कि खनन और उत्खनन भी जो है इसमें प्राथमिक क्रिया में आता है। लोग क्या सोचते हैं कि खनन, यार मशीनें लगती होंगी, द्वितीय क्षेत्र में आता होगा, लॉटिक मारते हैं, राइट? नहीं, उसमें आपको ध्यान रखना है खनन और उत्खनन भी जो होता है हमारा प्राथमिक क्षेत्र के अंदर ही चीजें हमें जो यहाँ पे देखने को मिलती हैं। यानी कि प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र होते हैं जिसमें कृषि या कृषि से संबंधित जो क्रियाएं जो बेसिकली होती हैं, उनको हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। जिसमें आपका एग्जाम्पल के तौर पे कृषि देखा हमने, पशुपालन देखा, मुर्गी पालन देखा, खनन उत्खनन देखा, और भी सारी क्रिया, वानिकी देखी, मुर्गी पालन देखा, जो भी कि जो डायरेक्ट प्रकृति से चीजें ली जाती हैं, वो चीजें जो डायरेक्ट प्रकृति से ली जाती हैं, बेसिकली उन्हीं में ही हम जो है
प्राथमिक क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं। अब समझते हैं इसको एक बड़े परिप्रेक्ष्य में। बड़े परिप्रेक्ष्य में मतलब ये हुआ, आपने देखा होगा दोस्तों हमारे देश की जो इकोनॉमी अभी भी लोग कहते हैं, देखो अगर हम 1950 से लेके अगर हम 1990 तक की इकोनॉमी को देखें तो हम ये बोल सकते हैं हमारी देश एक प्राथमिक क्षेत्र रहा है, इसमें कोई दो राय हमें जो देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन आप पोस्ट इंडिपेंडेंट मतलब पोस्ट ग्लोबलाइजेशन के बाद अगर हम देखें 1991 के बाद देखें, अगर हम 2020 और 21 का इकोनॉमिक सर्वे देखें तो हमें यह पता चलता है कि हमारा मोर देन 60% के आसपास जो जीडीपी है वो हमारा कहीं ना कहीं सर्विस सेक्टर की तरफ बढ़ गया है। कहीं ना कहीं हमारा जो सेक्टर है वो सर्विस सेक्टर की तरफ बढ़ गया, यानी कि अब हमारा देश जो है प्राथमिक क्षेत्र के ऊपर निर्भर नहीं करता है। ये चीज जो प्रूफ होती है, ये प्रूफ होती है हमारी इकोनॉमिक सर्वे जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल आंकड़ा है, उससे ये बात जो है सिद्ध होती है। समझ आ गया? यानी कि अगर कोई बोले भारत की अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र से बिलोंग करती है, तो उसका आंसर नो होगा। क्या 1950 से लेकर 1990 तक क्या भारत की अर्थव्यवस्था प्राथमिक क्षेत्र से रिलेटेड है? हाँ होगा, क्यों? उसमें था। ठीक है, तो ये समझ आ गया। पहले प्राथमिक क्षेत्र में आप समझ आ गया। द्वितीय क्षेत्र पर चलते हैं। अब इसी प्राथमिक क्षेत्र को उठाकर प्रोसेस कर दिया जाता है मशीनों के द्वारा। समझे मेरी बात? कोई भी प्रोडक्ट लिया, उसको उठा के प्रोसेस कर दिया गया मशीनों के साथ, उसको द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। सिंपल से सोचो, डेफिनेशन की भाड़ में यहां पर प्राथमिक क्षेत्र को उठाया, प्रोसेस कर दिया, द्वितीय क्षेत्र कहला दिया। यानी कि हमें यह पता चला कि जब मशीन यानी कि औद्योगिक क्षेत्र निर्माण जब चीजें होती हैं तो उसको हम जो है द्वितीय क्षेत्र के तौर पे कहते हैं। जिससे कि उद्योग क्षेत्र जो होते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होती है, वो बेसिकली द्वितीय क्षेत्र की तरफ हमें जो है देखने को मिलती है। तृतीय क्षेत्र के अंदर इस माल को उठाया और गाड़ियों के थ्रू ट्रांसफर कर दिया। इस माल को उठाया और गाड़ियों के थ्रू ट्रांसफर कर दिया तो तृतीय क्षेत्र हो गया। यानी कि वह क्षेत्र जहां पर अगर हम बात करें सेवा क्षेत्र का उपयोग, परिवहन संचार का उपयोग, बैंकिंग का उपयोग, बीमा का उपयोग, समुदाय सेवाओं का उपयोग जब चीजों को जब किया जाता है तो उसको बेसिकली तृतीय क्षेत्र की तरफ किया जाता है। यानी कि प्रकृति ने हमें चीजें दी, हमने बना दिया प्राथमिक क्षेत्र, इसको उठाया मशीन के साथ लगा दिया तो हमारा हो गया द्वितीय क्षेत्र, फिर उठा के इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया तो तृतीय क्षेत्र। ऐसे याद रखो बस। जब चीजें आप ऐसे याद रखोगे तो चीजें बहुत जल्दी अच्छे से याद हो जाएंगी। चीजें समझे किस तरह से है? भारत की अर्थव्यवस्था अगर हम बात करें तो हमारी कोई 20% के आसपास अप्रॉक्स, देखो अब यहां पे फाइट मत करना, इतने परसेंट आंकड़े हैं भैया, देखो हम मोटा मोटा ही बताएंगे, बाकी चीजें तो किताब में है ही ना। तो उस कंडीशन में 20% के आसपास जो हमारा क्षेत्र है वो कहने के द्वितीय क्षेत्र की तरफ हमें जो है देखने को मिलता है। यानी कि हमारी जो इकोनॉमी है आज भी अगर बात करें तो 20% ही हमारे देश में जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो लगती है, उद्योग और धंधे जो किए जाते हैं, उनमें 20% जो जीडीपी जो निकलती है हमारे देश की, वो कहीं ना कहीं 20% जो है द्वितीय क्षेत्र से ही जो हमें देखने को मिलती है। तृतीय क्षेत्र आज के समय हमारा 60% के आसपास है, क्योंकि सारे के सारे काम जो बैंकिंग प्रोसेस ऐप बेस्ड कंपनी है, ऐप बेस्ड क्या है? सर्विस ही तो हुई। अब जोमैटो कोई तुम्हें खाना थोड़ा वो करेगा, मतलब वो तो ऐप हुआ, वो तो सर्विस दे रहे हैं। पेटीएम क्या है? वो भी तो सर्विस ही हुई। फोन पे क्या है? ये भी तो सर्विस ही हुई। ओला उबर क्या है? ये भी तो सर्विस ही तो है। ये कुछ उत्पादन तो कर नहीं रहे किसी चीज का, या फिर ये फैक्ट्रियां या फिर ये गाड़ियां ही उत्पादन कर रहे नहीं। अगर हालांकि ओला अब मैन्युफैक्चरिंग में आ गई है, सेकेंडरी सेक्टर में आ रही है, ओला स्कूटर्स लेके आ रही है, मैं ये बात मानता हूं। लेकिन अगर हम चीजों को थोड़ा सा समझें तो हमें ये पता चल रहा है कि अभी भी जो कंपनियां मैक्सिमम हमारे देश के अंदर जो डेटा है वो कहीं ना कहीं तृतीय क्षेत्र की तरफ हमें सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब यही हुआ कि हमारा देश अगर हम देखें, अगर हम ओवरऑल एनालिसिस करें, अगर मैं इसको ओवरऑल एनालिसिस करूं तो हमें यह पता चलता है कि कहीं ना कहीं हमारा जीडीपी में जो सर्विस सेक्टर है वो कहीं ना 60% प्लस है। इसी के जैसे अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग देखें तो 20-25% है। वहीं अगर हम प्राथमिक क्षेत्र की जीडीपी में देखें तो 15% के आसपास हमें जो है चीजें देखने को मिलती हैं। ये जीडीपी क्या होता है? जीडीपी का मतलब यहाँ पे ऐसे अभी फिलहाल यही समझो, क्योंकि जब राष्ट्रीय कराऊंगा तो उसमें समझाऊंगा। जीडीपी का मतलब यहां पे यह है दोस्तों, एक देश के अंदर, हमारा भारत देश है, एक साल के अंदर जो भी उसमें आर्थिक क्रियाएं, गतिविधियां, वस्तु उत्पादन, जो सारी चीजें होती हैं विद इन टेरिटरी के अंदर, सिर्फ भारत के अंदर, चाहे उसमें अंग्रेज लोग, विदेशी लोग भी हों, चाहे हम जैसे इंडियन लोग भी हों, आर्थिक क्रिया कहलाती है, उसको जीडीपी कहते हैं। जो भी उसका कुल मूल्य आएगा वो जीडीपी है। दोबारा समझो, भारत देश के अंदर चाहे वो फॉरेनर हो
चाहे वो इंडियन हो, मिलकर उत्पादन करें, एक साथ उत्पादन करें, एक साथ उत्पादन करें, उसका जो मूल्य निकलेगा, चाहे वो वस्तु की उत्पादन करें चाहे वो सेवाओं का उत्पादन करें, उनका सबका जो टोटल मूल्य निकलेगा वो जीडीपी कहलाएगा। समझ आ गया डेफिनेशन? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अभी तक हमने बेसिक तौर पर 3 तरह की क्रियाएं देखी, जिसमें प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय देखा। अब थोड़ा समझते चौथी और पांचवी। दोस्तों चतुर्थम, ये थोड़ा अब एडवांस चीजें निकल के आ रही हैं। ये जो चीजें हैं बेसिकली अगर हम बात करें तो ये हमारी एडवांस चीजें जो है बेसिकली निकल के आ रही हैं, राइट। जिसमें चतुर्थ क्रियाकलाप में अगर हम बात करें, जिसमें सूचना आधारित, अनुसंधान और विकास आधारित जो अर्थव्यवस्था जो चीजें चलती हैं, आज के समय चीजें चेंज हो रही हैं। चेंज हो रही है नहीं हो रही? आई थिंक हो रही है, पर इंसान तो आज भी दाल रोटी ही खाएगा, ऐसा तो है नहीं कि सोना तो खा नहीं लेगा। मजाक कर रहा हूँ। कहने का मतलब यह है कि अगर ट्रेंड को देखें तो चतुर्थ अर्थव्यवस्था के अंदर सूचना आधारित भी कुछ चीजें चल रही हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तौर पे भी जो चीजें जो चल रही हैं, ये बेसिकली आईटी फर्म्स, बड़ी बड़ी आईटी फर्म्स हो गई, निर्णय लेने से रिलेटेड चीजें हो गई, साथ में कहीं ना कहीं रिसर्च और डेवलपमेंट विंग्स हो गए जो अनुसंधान कार्यों में लगे हैं, जिनको हम व्हाइट कॉलर जॉब कहते हैं। जिनको हम क्या कहते हैं दोस्तों? व्हाइट कॉलर जॉब की तरफ जो जिसको हम बोलते हैं। तो ये बेसिकली इन चीज पर आधारित, तो इनको चतुर्थ क्रियाकलाप में एक नई डेफिनेशन के द्वारा नापा गया है, ठीक है। पांचवी जो सबसे एडवांस है, सबसे एडवांस का मतलब ये होगा, आपने देखा होगा आज के समय कंसिस्टेंसी वर्क ज्यादा चल रहा है, विशेषज्ञ लोग ज्यादा हैं आज के समय। विशेष समझ रहे हैं, मतलब किसी चीज में विशेषता जिनको माहिर हो, वह लोग जो बेसिकली विशेषज्ञ हैं, हाँ वो अपने क्षेत्र के बादशाह हैं, तो उनको बेसिकली जो है अगर हम बात करें तो पंचम क्रियाकलाप में जो है बेसिकली इसको इनको जो है डाला गया है, जिसमें निर्णय लेने वाले कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो डिसीजन मेकिंग, जो बेसिकली बड़ी बड़ी फर्म्स में कुछ टॉप मोस्ट जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे जो होते हैं, तो उनको बेसिकली इस कैटेगरी के अंदर जो अगर बात करें तो डाला गया है, जिसमें नीति निर्धारक भी होते हैं कि भाई पॉलिसीज कैसे होनी चाहिए देश में, ये किसी कंपनी की पॉलिसी कैसे होनी चाहिए। तो बेसिकली जो पॉलिसी मेकर्स हो गए कि हाँ उनकी नीति से काफी बड़ा इंपैक्ट भी आ सकता है, तो बेसिकली उनको बड़ी बड़ी पोस्टों पे जो मतलब जिनको हाई फाई सैलरी होती है, तो उसमें उनको जो बेसिकली अगर बात करें तो पंचम क्रियाकलाप की तरफ जो है बेसिकली दिखाया जाता है। तो ये आज के समय हमारा जो लेटेस्ट ट्रेंड हमें यही देखने को मिलता है कि हमारे देश के अंदर 3-5 तरह की क्रियाकलाप अभी एडवांस तौर पर देखें तो 5 तरह की क्रियाकलाप हमें देखने को मिलती है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, चौथा क्षेत्र, पांचवा क्षेत्र हमें जो चीजें देखने को मिलती है। और अभी तक हमने कंसेप्ट्स को जो बिल्कुल क्लियर किया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर डिटेल में वही है सारी चीजें। अब बस धीरे धीरे अगर मैं बात करूं तो जल्दी जल्दी जो है हम फटाफट इसको जो थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो दोस्तों, प्राइमरी सेक्टर्स की अगर बात करें तो अर्थव्यवस्था का यह क्षेत्र जहां प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे तौर पर प्राप्त किया जाता है, अर्थात इसके अंदर अर्थव्यवस्था के प्राकृतिक क्षेत्रों का लेखांकन किया जाता है, प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। यानी कि इस वर्ड को समझना, प्राकृतिक क्षेत्रों का लेखांकन यानी कि इनकी अकाउंटिंग करी जाती है। अकाउंटिंग का मतलब ये होता है कि भाई जो चीज ली डायरेक्ट अकाउंटिंग करती है, हाँ भाई इतना किलो मतलब डायरेक्ट इतना किलो मतलब ये पेड़ ये वो चीजें, तो वो सारी चीज जब हम डायरेक्ट जब अकाउंटिंग करते हैं तो इसको प्राथमिक क्षेत्र के तौर पर जो है कहा जाता है। इस क्षेत्र के अंदर अगर हम बात करें तो गतिविधियों से संबंधित क्षेत्र भी इनको कहा जाता है। साथ में इसमें निम्न क्षेत्र शामिल है, जैसे कृषि, कृषि से संबंधित क्षेत्र, मत्स्य पालन, वानिकी, खनन और उत्खनन। जो खनन और उत्खनन इस पे स्टार लगा लीजिएगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है एमसीक्यू यहां से पूछा जाए, तो आपको ये चीज याद रखनी है कि जो खनन और उत्खनन है वो बेसिकली प्राथमिक क्षेत्र के अंदर ही हमें जो है देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें द्वितीय क्षेत्र, वह क्षेत्र होते हैं जो प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त उत्पादों को अपनी गतिविधियों से में कच्चे माल की तरह उपभोग करता है, द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। यानी कि ये क्या करते हैं, प्राथमिक क्षेत्र से दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र से ये लोग क्या करते हैं, ये प्रोसेस करते हैं। आपको पता होगा जीएस पेपर 3 में प्रोसेस यूनिट भी हमारे एक चैप्टर है मेंस में, उसको मैं बाद में बताऊंगा। तो प्रोसेस यूनिट करके जब ये सेकेंडरी क्षेत्र की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसान क्या करता है, गेहूं का उत्पादन किया। देखो ऐसे समझो, गेहूं का उत्पादन किया, भाई ब्रेड वाली कंपनी किसान के पास आई, बोली भाई ठीक है भाई मुझे 100 कुंटल 100 मान लो 1000 किलो मुझे गेहूं दे दो। अब ये कंपनी वाला शाना आदमी निकला, उसने क्या किया, ईस्ट डाला, ब्रेड डाली, गेहूं का कच्चे माल में सोस किया, फ्लोर बनाया, ईस्ट डाली, थोड़ी सी चीनी डाली, ठीक है, उठा के ब्रेड बना दी।
अब समझना, मान लो इसने गेहूं, अगर मैं बात करूं, मान लो इसने गेहूं फॉर एग्जाम्पल लेट्स से वो 15 रुपए केजी दे दिए, तो तुम्हें क्या लगता है कि ये 15 रुपए केजी ब्रेड बेचेगा? नहीं, इसने इसको प्रोसेस किया, कम से कम ये 100 रुपए केजी ब्रेड बेचेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आई थिंक 100 तो नहीं, 75 रुपये बेचेगा, क्योंकि 100 ग्राम बिटाने की ब्रेड 10 रुपए की, नहीं 150 ग्राम बिटाने की ब्रेड 10 रुपए की आती है। हाँ ये फैक्ट है, ये मैंने देखा है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि कुल मिला के 15 रुपए के माल को इसने प्रोसेस किया और उसके बाद इसने 75 रुपीज़ में बेच दिया, लेट्स सपोज। तो जब 75 में बेचा तो 50 रुपये इसने, अगर देखा जाए तो इसकी रॉ मटेरियल कॉस्ट कितनी होगी भाई? ईस्ट लगा लो, ब्रेड लगा लो, ये लगा लो, कुल मिला के मान लो 25 रुपये आप लगा लो, मशीनरी का सारी चीज़ों का कॉस्टिंग लगा लो, तो कुल मिला के 15 रुपये का गेहूँ लगा लो, तो कुल मिला के 40 रुपये का इसको प्रोडक्शन कॉस्ट पड़ी, और कहीं ना कहीं कुल मिला के इसको मतलब 35 रुपये का प्रॉफिट सीधा सीधा जो है देखने को हमें मिलता है। तो जब चीज़ों को प्रोसेस किया जाता है, जब चीज़ों को प्रोसेस किया जाता है तो कच्चे माल को ही, मतलब प्राथमिक क्षेत्र के कच्चे माल को ही जो सेकेंडरी कच्चे माल में जब प्रोसेस किया जाता है तो उसको द्वितीय क्षेत्र के तौर पे कहते हैं। तो हमें यह पता चला, तो इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, जिसमें निर्माण, भवन, कंस्ट्रक्शंस, विनिर्माण, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक और वस्तुएं जो इसमें चीजें जो है बेसिकली हमें जो है देखने को मिलती हैं। तृतीय क्षेत्र के अंदर दोस्तों अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन जो किया जाता है, जैसे बैंकिंग हो गया, होटल्स हो गए, ओयो के होटल्स देख रहे हो कितने कंट्रोवर्शियल आज के समय हो रहे हैं क्योंकि पुलिस वहाँ रेड मार रही है, और भंडारण हो गया, बीमा हो गया, व्यापार हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं बेसिकली तृतीय क्षेत्र की तरफ होती हैं। कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जब ये लोग किसी भी चीज़ का सेवा, मतलब कि अगर हम बात करें तो सेवा का जब उत्पादन करते हैं, किसी चीज़ में जब सेवाओं का जब उत्पादन जो है किया जाता है, और उसमें जो है यानी कि आप ऐसे समझें कि जब किसी चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन या फिर सेवाओं का जब उत्पादन किया जाता है तो उसको जो है अगर हम बात करें तो सेवा क्षेत्र के तौर पे जाना जाता है, जिसमें आपका टीचिंग भी आ जाता है, जैसे कि मैं आपको टीचिंग अभी करा रहा हूँ, साथ में होटल हो गया, भंडारण हो गया, बीमा हो गया, और आदि चीज़ें जो हमें देखने को यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमें देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों कुल मिला के अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम कुल मिला के अगर हम ये बात करें तो अभी तक हमारी ये यूनिट देखो, हमने अभी तक, एक मिनट, हाँ देखिए अभी तक हमने, अगर थोड़ा सा मैं स्टार्टिंग में थोड़ा आपको रिकैप करा दूं छोटा सा फटाफट, हमने हाँ यहाँ पे थे हम अर्थव्यवस्था के प्रकार, हमने ये देखा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हमने ये देखा जहाँ पे निजी स्वामित्व का जो है अगर बात करें तो चीजें पाई जाती हैं, जहाँ पे जो उत्पादन के साधन होते हैं वो बेसिकली निजी क्षेत्रों के हाथ में होते हैं, वस्तु सेवा का उत्पादन जो होता है बेसिकली निजी क्षेत्र के उत्पादन में होता है, और यहाँ पर आर्थिक गतिविधि सरकार का न्यूनतम नियंत्रण जो हमें प्राप्त होता है तो उसको जो है बेसिकली अगर बात करें तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसके फिर हमने गुण देखे कि यहाँ पर भाई नवाचार को बढ़ावा देता है, और पूंजीवाद समाजवाद दोनों की स्वतंत्रता अवसर पर केंद्रित है, पूंजीवाद जो आबादी की जरूरतों को पूरा करता है, स्वयं नियामक है, पूंजी समग्र रूप से समाजों की मदद यहाँ पे करता है। फिर नुकसान के तौर पे हमने ये देखा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर धन और आय के वितरण की असमानता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अप्रिय रूप में मतलब कि एक तरह से क्लास संघर्ष हमें देखने को मिलता है, सामाजिक लागत बहुत अधिक होती है, पूंजी अर्थव्यवस्था में अस्थिरता होती है, बेरोजगारी रोजगार के तहत होता है, वर्किंग क्लास में पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा यहाँ पे जो है हमें देखने को नहीं मिलती है। फिर इसके बाद हम सामाजिक अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़े, फिर हमने सामाजिक अर्थव्यवस्था में ये देखा कि ये बेसिकली मार्क्स की जो द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से ये बेसिकली जो विचारधारा जो है निकल के आई। फिर इसके बाद ये देखा, इन्होंने ये बोला कि उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व की सरबराह को लेकर जो यहाँ पे चर्चा करी गई, और यहाँ पे ये पता चला कि बाजार की सभी शक्तियाँ जो कम प्रभावी रहे, क्योंकि उन पर जो उत्पादन का जो साधन होना चाहिए वो सरकार का जो है बेसिकली यहाँ पे होना चाहिए। जैसे कि हमने एग्जाम्पल के तौर पे देखा कि भूतपूर्व सोवियत संघ हमें यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखने को मिला। फिर पक्ष में हमने तर्क भी देखे, जिसमें हमने ये देखा कि समाजवाद के क्या क्या हमें फायदे हो सकते हैं। हमने ये देखा कि शोषण का जो बेसिकली सबसे पहले अंत यहाँ पे होता है, सामाजिक न्याय पर आधारित होता है, उत्पादन का लक्ष्य सामाजिक आवश्यकता के लिए होता है, उत्पादन पर समाज का नियंत्रण होता है, सभी को उन्नति के समान अवसर होते हैं, साम्राज्यवादी का विरोध भी हमें जो देखने को मिलता है। समाजवाद में विपक्ष के तौर पर भी हमें चीजें जो है आलोचना भी हमें देखने को मिली, जिसमें राज्य कार्य क्षेत्र में वृद्धि देखने को मिलती है, वस्तु के उत्पादन में कमी भी देखने को मिलती है। समाजवाद प्रजातंत्र का विरोधी होता है, नौकरशाही का यहाँ पे जो है समाजवाद के अंदर महत्व बढ़ जाता है, समाजवाद हिंसा का जो है बढ़ाता है, और साथ में पूर्ण समानता जो है यहाँ पे संभव नहीं है। फिर हमने तीसरे मिश्रित अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़े तो हमें यह पता चला
कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में जहां पर सार्वजनिक और पूंजी जो होते हैं, स्वामित्व जो होता है दोनों के हाथ में होता है, उत्पादन का जो कंट्रोल होता है वो दोनों के दोनों कहीं ना कहीं दोनों के हाथ में हमें जो देखने को मिलता है। इसमें फिर हमें फीचर्स की तरफ बढ़े तो हमें फीचर्स में ये देखने को मिला कि भाई निजी क्षेत्र को यहाँ पे बेसिकली प्रोत्साहन मिलता है, यहाँ पे थोड़ी सी स्वतंत्रता भी जो हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर इसके बाद संसाधनों का यहाँ पे जो इष्टतम उपयोग भी देखने को मिलता है, आर्थिक योजना के लाभ भी सबसे ज़्यादा हमें जो है इसी क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, कम आर्थिक असमानता भी देखने को मिलती है, प्रतियोगिता कुशल उत्पादन भी सबसे ज़्यादा हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर सामाजिक कल्याण भी देखने को मिलता है, साथ में आर्थिक विकास भी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। फिर इसके बाद नुकसान की तरफ बढ़े तो हमें ये पता चला स्थिरता सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो स्थिरता की कमी देखने को मिलती है, क्योंकि निजी क्षेत्र सबसे ज़्यादा नियंत्रित होता है, क्षेत्र की अक्षमता जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता यहाँ पे जो हमें देखने को नहीं मिलती है। फिर आर्थिक निर्णय में देरी, जिसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को लेकर मैं कंसेप्ट मैंने आपको समझाया, जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है खासकर सार्वजनिक क्षेत्र के मामले के अंदर कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का सबसे ज़्यादा फायदा नहीं उठा पाते हैं। फिर आर्थिक अपव्यय होता है, वही समझ गए होंगे मेरी बात को, आर्थिक अपव्यय का सबसे ज़्यादा संसाधनों का जो होता है सबसे ज़्यादा दुरुपयोग जो होता है इन्हीं क्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा जो हमें देखने को मिलता है। फिर भ्रष्टाचार, काला बाजारी भी सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलती है, और कहीं ना कहीं हमें राष्ट्रवाद का जो खतरा भी जो सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। फिर हम इसके बाद आए विकसित अर्थव्यवस्था, वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उच्च अवस्था इन्होंने पा चुके होते हैं, आर्थिक विकास की एक चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं, और कहीं ना कहीं इनको विकसित अर्थव्यवस्था के तौर पे समझा जाता है। फिर अपने विकास के स्तर को बनाए रखने के लिए नवीनतम बाजारों की तलाश भी करते हैं। उनका जीडीपी में सेवा क्षेत्र का महत्व सबसे ज्यादा जो हमें देखने को मिलता है, जिसमें एग्जाम्पल अमेरिका और ब्रिटेन हमें देखने को मिलते हैं। फिर विकासशील अर्थव्यवस्था जैसे इंडिया है एग्जाम्पल, जो उस स्तर को प्राप्त करने के लिए प्रयास अभी जो फिलहाल कर रहा है, और कहीं ना कहीं विकासशील अर्थव्यवस्था यहाँ पे जो ब्राजील, चीन, भारत जो है इस तरह के एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं। फिर अविकसित अर्थव्यवस्था जिसमें अभी बात करें युक्तियुक्त उपयोग जो है बेसिकली नहीं किया गया है, कोई भी प्राकृतिक, भौतिक और मानवीय संसाधनों का अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं युक्ति को उपयोग जो नहीं किया गया है, जिसमें जैसे कि इसमें अफ्रीका देश, घाना देश, कीनिया देश हमें देखने को मिलते हैं। बंद अर्थव्यवस्था दोस्तों वो अर्थव्यवस्था होती है जिसमें अगर बात है किसी भी तरह का जीरो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, उसको हम बंद अर्थव्यवस्था, व्यवहारिक मतलब की बात करें तो सिद्धांत तौर पे कहते हैं, प्रैक्टिकल में ये चीजें पॉसिबल नहीं है। नॉर्थ कोरिया भी अगर बात करें तो कहीं ना कहीं चाइना से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर ही रहा है। फिर खुली अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जो विश्व के अन्य देशों के साथ सभी वस्तु सेवाओं के व्यापार और निवेश के स्वतंत्र होती है, और वर्तमान में विश्व की सभी अर्थव्यवस्था जो है बिल्कुल खुली प्रकार की होती है। फिर मैंने आपको जीडीपी दिखाया कि जर्मनी को मतलब इंडिया हो सकता है जर्मनी को 2022 में टेक ओवर कर ले, और फिर साथ में हमने ये भी दिखाया कि कहीं ना कहीं वर्ल्ड की बिगेस्ट 2030 में इकोनॉमी हमें टॉप 5 मैंने आपको दिखाई, जिसमें चाइना पहले है, मतलब चाइना फर्स्ट पे होगा, इंडिया सेकंड पे होगा, यूएसए को हम जो पिछाड़ देंगे, इंडोनेशिया, तुर्की। फिर इसके बाद मैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के तरफ बढ़ा। फिर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में मैंने आपको प्राथमिक क्षेत्र बताया कि कृषि क्षेत्र वह क्षेत्र होते हैं कि जिसके अंदर कृषि से संबंधित जो गतिविधियां हमें जो देखने को मिलती हैं, जिसके अंदर पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन, वानिकी, ये सारी चीजें हमें जो देखने को मिलती हैं। द्वितीय क्षेत्र वह क्षेत्र होते हैं जिसमें हम किसी चीज को प्राथमिक क्षेत्र से प्रोसेस कर देते हैं, उसको द्वितीय क्षेत्र के अंदर लिया, जिसमें मशीनों का सबसे ज्यादा अगर बात करें उपयोग किया जाता है, जैसे कि गेहूं से ब्रेड को बनाना। तृतीय क्षेत्र में होता है जो सामान होता है उसको उठाकर ट्रांसपोर्ट कर देना, जिससे कि सेवाओं का जब उत्पादन किया जाता है तो उसको बेसिकली जो तृतीय क्षेत्र के तौर पे हमें जो है समझा जाता है। फिर इसके बाद हमने चतुर्थ क्षेत्र को देखा, जिसमें हमने ये देखा कि सूचना आधारित और अनुसंधान और जो रिसर्च जो डेवलपर होते हैं तो वो बेसिकली इस फील्ड के अंदर जो बेसिकली इसमें जो है बेसिकली रखे गए हैं। और पंचम क्षेत्र के अंदर विशेषज्ञ हो गया, निर्णयकर्ता हो गया, परामर्शदाता हो गया, नीति निर्धारक हो गया, ये सारी चीजें जो होती हैं बेसिकली पंचम क्षेत्र के अंदर होती हैं। तो दोस्तों ये मैंने क्विक रिवीजन भी करा दिया आपका। आई होप आपको चीजें समझ आएंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर अलग टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।